फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को अपनी जान बचाते हुए भुट्टे के खेत में भागते हुए देखते हैं। असल में एक दूसरी लड़की उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते वो लड़की अचानक गिर जाती है और तभी पीछा करने वाली लड़की आकर उसका गला दबा देती है। इसके बाद होली कुरान की एक आयत दिखाई जाती है जिसका मतलब है, जो शख्स अल्लाह की याद से मुंह मोड़ता है हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। सीन यहाँ कट होकर एक इस्लामिक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में आता है जहाँ हम जहरा को देखते हैं जो रात भर जागकर पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद वो वुजू करने के लिए रूम से बाहर निकलती है। वॉशरूम जाकर वो जैसे ही वुजू शुरू करने वाली होती है ठीक तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर जहरा डर जाती है और दरवाजे के नीचे से उसे दो लोगों के पैर दिखाई देते हैं। ठीक तभी उसकी रूममेट्स ईचा और जेंदिस उसे फज्र की नमाज के लिए जगाती है। जेंदिस कहती है कि जो रोज सबको जगाती है आज वो खुद गहरी नींद में सो रही है। खैर, जहरा जल्दी से रेडी होकर मस्जिद चली जाती है जहां टीचर टियारा की कुरान रिसाइटेशन ध्यान से सुन रही थी। टियारा के बाद टीचर जहरा को तिलावत सुनाने के लिए बुलाती है। जहरा जैसे ही कुरान पढ़ना शुरू करती है एक लड़की के मोबाइल की रिंग बज उठती है। टीचर उस स्टूडेंट को हॉस्टल में बार बार मोबाइल फोन रखने पर डांटती है। टीचर उसे समझाती है कि ये उसकी रूह के लिए नुकसानदायक है और उसे अपनी गलती मानने को कहती है। ईचा और जेंदिस जहरा के रात वाले नाइटमेयर के बारे में डिस्कस करती हैं। जेंदिस इंटरनेट की इंफॉर्मेशन का हवाला देकर समझाती है कि जब कोई टेंशन लेकर सोता है तो आमतौर पर उसे उसी टॉपिक पर बुरे सपने आते हैं। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना उस्ताद जिलानी और उनकी वाइफ उम्मी हना से होता है। उस्ताद जहरा को क्लास के बाद मिलने को कहते हैं। ईचा बताती है कि उम्मी हना इस स्कूल के ऑनर की बेटी है। जेंदिस उनकी शादी को लेकर मजाक करती है लेकिन जहरा उन्हें टोकते हुए कहती है कि ये बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में उस्ताद जिलानी नई स्टूडेंट योलांडा को समझा रहे थे कि उसकी माँ ने उसे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि वो एक अच्छी इंसान बन सके। तब तक जहरा भी वहाँ आ जाती है। उस्ताद जहरा से योलांडा का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उस्ताद जहरा की तारीफ करते हुए उसे एक रिस्पॉन्सिबल और टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट बताते हैं। उस्ताद जहरा को जिम्मेदारी देते हैं कि वो पढ़ाई में योलांडा की हेल्प करे और जहरा भी मान जाती है। इसके बाद जहरा योलांडा को हॉस्टल का टूर कराने ले जाती है। वो योलांडा को बाथरूम एरिया, 2 मंजिला हॉस्टल बिल्डिंग, मस्जिद और क्लासरूम्स दिखाती है। योलांडा जब हॉस्टल से बाहर निकलने का अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढती है तो जहरा उसे अल्टरनेट गेट के बारे में बताती है और पूछती है कि वो यहाँ से भागने का रास्ता क्यों ढूंढ रही है। फिर जहरा बताती है कि कुछ स्पेसिफिक एरिया सिर्फ सीनियर्स के लिए हैं और यहाँ के मेन टीचर्स उस्ताद जिलानी और उम्मी याना हैं। इसके बाद जहरा योलांडा को अपने रूम में ले जाती है। वहाँ वो अपनी रूममेट्स ईचा और जेंदिस से योलांडा को इंट्रोड्यूस करवाती है। जहरा बताती है कि हॉस्टल के रूल्स के हिसाब से रात 10 बजे लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं ताकि सब आराम कर सकें। योलांडा के बालों की तारीफ को लेकर लड़कियों के बीच हल्का मजाक और मस्ती होती है। योलांडा बताती है कि उसकी माँ ने उसे जकार्ता से यहाँ भेजा है पर वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली। फिर योलांडा पूछती है कि क्या हॉस्टल में वाईफाई की फैसिलिटी है। जहरा जवाब देती है कि हॉस्टल में वाईफाई नहीं है। इस पर जेंदिस बताती है कि पास ही एक साइबर कैफे है जहाँ ईचा कभी कभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। ठीक तभी उम्मी याना रूम में एंटर करती है। वो योलांडा से इंट्रोड्यूस होती है और हॉस्टल में उसका वेलकम करती है। उम्मी याना सबको अपना रूम और आसपास का एरिया साफ रखने और हॉस्टल के सारे रूल्स फॉलो करने की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती हैं। टीचर के जाते ही वो लोग जल्दी जल्दी रूम साफ करना शुरू कर देते हैं। इसी जल्दबाजी में जेंदिस गलती से योलांडा के बैग से कुछ चीजें नीचे गिरा देती हैं जिसमें एक नाइफ भी था। योलांडा बताती है कि वो इसे अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखती है। रात को नमाज के बाद जिलानी करीन जिन्न के बारे में बयान करता है। वो बताता है कि हर इंसान के साथ साए की तरह एक करीन जिन्न होता है जो इंसान को गलत रास्ते पर भटकाने की कोशिश करता है। बयान के दौरान ही गार्ड मलिक एक लोकल लड़की को लेकर आता है जिस पर जिन्न का असर था। जिलानी तब अपने हाथ में एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट लेकर अजीब तरीके से उस लड़की का एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। तभी लारस नाम की एक स्टूडेंट भी पोसेस्ड हो जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं। उस्ताद उस लड़की से जिन्न भगाने के बाद लारस का भी एक्सोर्सिज्म करता है। इस इंसिडेंट के बाद जेंदिस कहती है कि जिन्न भगाते वक्त उस्ताद जो मंत्र पढ़ रहे थे वो बहुत अजीब थे। वो कुरान की आयतें नहीं लग रही थीं बल्कि लोकल सुंदानीज लैंग्वेज जैसी लग रही थीं। योलांडा इस पूरी घटना को फेक मानती है और दावा करती है कि जिलानी ने सिर्फ स्टूडेंट्स की अटेंशन पाने के लिए ये सब किया है। जहरा योलांडा से कहती है कि यकीन करना या न करना योलांडा का पर्सनल मैटर है, लेकिन इन बातों से प्रूव होता है कि इंसान कितना कमजोर है और अल्लाह की मदद पर कितना डिपेंड करता है। वो क्याई मुस्तफा की टीचिंग्स का जिक्र करती है। योलांडा जब क्याई मुस्तफा के बारे में पूछती है तो जेंदिस बताती है कि वो अभी गांव वालों की एक लोकल इलेक्शन में मदद करने के सिलसिले में हॉस्टल से बाहर गए हुए हैं। जहरा जेंदिस को वार्न करती है कि वो क्याई को लेकर कोई बैकबाइटिंग या बकवास न करे। आधी रात को जब जहरा वॉशरूम जाती है तो उसे फिर से जिलानी के उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई देती है। जहरा दरवाजे के नीचे से पिछली रात की तरह ही 2 लोगों के पैर देखती है। ये देखकर वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। रियलिटी में वो अपने स्टडी टेबल पर ही सो रही थी।
जहां योलांडा आकर उसे जगाती है। योलांडा पूछती है कि क्या उसने कोई नाइटमेयर देखा है। जेंदिस उठकर पूछती है कि कहीं जहरा ने डर के मारे बेड तो गीला नहीं कर दिया। जहरा अपनी शर्म छुपाने के लिए कहती है कि उसने रात को ज्यादा पानी पी लिया था। अगले दिन क्लास में मोबाइल की रिंगटोन सुनकर जहरा योलांडा से पूछती है कि क्या उसके पास कोई सीक्रेट मोबाइल फोन है। इसी बीच उस्ताद जिलानी क्लास में एंटर करते हैं। उस्ताद अनाउंस करते हैं कि आज रात एक करीन टेस्ट लिया जाएगा। वो समझाते हैं कि करीन इंसान के साथ रहने वाला एक अजीब जिन्न होता है जो दिखने में बिल्कुल उस इंसान जैसा ही होता है। आज रात वो सब अपने उसी करीन जिन्न को बुलाएंगे और उसका सामना करेंगे। उस्ताद स्पिरिचुअलिटी की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। जब योलांडा जिन्न बुलाने के फायदों पर सवाल उठाती है तो उस्ताद भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि टीचर की नॉलेज पर सवाल उठाने का मतलब है कि वो इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। खैर, उस्ताद जहरा को इस करीन बुलाने वाले सेशन को अरेंज करने की जिम्मेदारी देते हैं और साफ बता देते हैं कि ग्रेजुएशन के लिए इस एग्जाम में शामिल होना कंपलसरी है। करीन बुलाने के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जरूरी चीजों जैसे कटे हुए नाखून, बाल, कफन का कपड़ा वगैरह की लिस्ट दी जाती है। तभी जहरा उस्ताद के पैरों की तरफ देखती है और उसे वही साया दिखाई देता है जो वो हर रात सपने में देखती थी। इसके बाद टिफिन टाइम में सारी स्टूडेंट्स खेल कूद रही थीं और योलांडा एक साइड में बैठी थी। योलांडा को देखकर कुछ लड़कियां आपस में डिस्कस करती हैं कि योलांडा दिखने में काफी हद तक श्री जैसी लगती है। वो ये भी बताती हैं कि श्री की शादी हो चुकी है और इस बात पर हंसने लगती हैं। योलांडा समझ जाती है कि उसी के बारे में बात हो रही है। वो गुस्से में जाकर उनसे पूछती है कि वो उसके बारे में बकवास क्यों कर रही हैं। जहरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। उन लड़कियों के जाने के बाद योलांडा श्री के बारे में पूछती है। जहरा बताती है कि वो इसी हॉस्टल की स्टूडेंट थी, लेकिन सीनियर होने के बाद उसे निकाल दिया गया था। श्री को क्यों निकाला गया था ये पूछने पर जेंदिस बताती है कि उसने जिलानी पर अटैक किया था। वो बहुत अकेली रहती थी और अब वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इधर ईचा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जो गेट के बाहर खड़ा था। जेंदिस ईचा को ढूंढती है। दिखाई देता है कि ईचा चुपके से अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। जहरा उसे बार बार वार्न करती है कि अगर उम्मी याना ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में जहरा जेंदिस से योलांडा के बारे में पूछती है, पर जेंदिस को उसका कुछ पता नहीं होता। इधर उम्मी हाना अपने हस्बैंड को अपने पापा का भेजा हुआ होली वाटर पीने को देती है ताकि उन्हें जल्दी बच्चा हो सके। उम्मी हाना जहरा की बेचैनी को लेकर टेंशन जाहिर करती है। उस्ताद कहते हैं कि फाइनल एग्जाम के प्रेशर की वजह से ऐसा हो सकता है। वो उम्मी को अपनी हेल्थ पर ध्यान देने को कहते हैं और बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को वो खुद संभाल लेंगे। दूसरी तरफ जहरा योलांडा को ढूंढते ढूंढते गार्डन में आ जाती है। वहाँ एक रैबिट को देखकर जहरा उसे अपनी गोद में उठा लेती है। ठीक तभी जहरा देखती है कि गार्ड मलिक एक रैबिट को केज में बंद करके ले जा रहा है। ये देखकर उसे शक होता है और जहरा मलिक का पीछा करने लगती है। ठीक तभी योलांडा आकर जहरा का मुंह दबा लेती है। मुंह दबाने की वजह ये थी कि जहरा चौंक कर चिल्ला न पड़े, क्योंकि आवाज होने पर मलिक उन्हें देख लेता। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़कर देखती हैं कि वहाँ जिलानी भी है और उसके पास एक जिन्न पजेस्ट मरीज लाया गया है। जहरा और योलांडा फेंस के गैप से अंदर झांक कर देखती हैं कि उस्ताद किसी रिलीजियस गुरु की तरह नहीं बल्कि एक शमन की तरह बिहेव कर रहा है और उस औरत के बाल और नाखून काट रहा है। ये सब कुछ योलांडा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद वो मलिक को वापस आते देख वहाँ से छुपकर डॉर्मेट्री में चले जाते हैं। यहाँ हम मूवी की शुरुआत में दिखाई गई उस लड़की को देखते हैं जिसे मलिक खाना लाकर देता है। मलिक के जाने के बाद हम उस लड़की का हमशक्ल यानी करीन जिन्न देखते हैं। इधर योलांडा स्टूडेंट्स को नाखून और बाल जमा करने से रोकती है। योलांडा सबको वो वीडियो दिखाकर कहती है कि लड़कियों के पजेस्ट होने के पीछे जिलानी का ही हाथ है। उसे शक होता है कि कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि असर हुई लड़कियों को एक झोपड़ी में ले जाया जाता है और उन्हें भी कफन का कपड़ा जमा करने को कहा जाता है। स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाती हैं कि अगर उन्होंने ये सब नहीं किया तो उनके फाइनल ग्रेड का क्या होगा और ये करना कितना सेफ है, इस बात पर भी उन्हें डाउट था। लड़कियों में डर फैल जाता है। वो जहरा से पूछने लगती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। योलांडा जहरा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस्ताद से बात करे, क्योंकि उस्ताद सिर्फ जहरा की बात सुनते हैं। जहरा उनके कहने पर उस्ताद जिलानी के ऑफिस की तरफ बढ़ती है, पर हिम्मत करके अंदर नहीं जा पाती। जहरा वापस आकर बताती है कि इस बारे में अब और कोई बहस नहीं हो सकती और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्टूडेंट्स मान जाती हैं। जहरा सनसेट से पहले कफन का कपड़ा जमा करने के लिए नाम नोट करना शुरू कर देती है। इसके बाद योलांडा जहरा से सवाल करती है कि जब उन्हें लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है तो वो ये सब क्यों मान रही हैं। जहरा उसे कहती है कि अगर वो नहीं चाहती तो इसमें हिस्सा न ले। इसके बाद सीन कट होकर उस करीन एग्जाम पर आता है, जहां जिलानी जहरा के साथ ही इस एग्जाम की शुरुआत करता है। जिलानी कुफ्र शुरू करता है और अल्लाह के नाम का हवाला देकर अनदेखी ताकतों से मदद मांगता है। मंत्र पढ़ना खत्म करके वो जहरा को उन चीजों को एक गड्ढे में डालने का ऑर्डर देता है। जहरा भी वो पोटली गड्ढे में फेंक देती है। इस तरह एक एक करके हर लड़की से वो पोटली उस गड्ढे में फेंकवाई जाती है। डॉर्मेट्री लौटकर जहरा अपने पिछले गुस्से के लिए योलांडा से माफी मांगती है। योलांडा जहरा को कहती है कि अगर कोई मुसीबत आए या कुछ बुरा हो तो डरने के बजाय उन्हें एक साथ मिलकर लड़ना होगा।
इधर हन्ना अलमारी खोलती है तो उसे वहां ब्लैक मैजिक की एक पोटली और जिन्न के बारे में एक बुक मिलती है। ठीक तभी दरवाजा अजीब तरीके से खुल जाता है। हन्ना दरवाजा बंद करने जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड जिलानी बाहर हट में अजीब तरीके से बैठा है। हन्ना जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती है। ठीक तभी उसका हस्बैंड उसे पीछे से आवाज देता है, जो घर के अंदर ही था। हन्ना अपने हस्बैंड की तरफ देखकर जब वापस पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पहले वाला गायब हो चुका है। जिलानी अपनी वाइफ को इतनी रात गए बाहर घूमते देख वापस रूम में जाकर आराम करने को कहता है। हन्ना जब ड्रॉर में छुपी उस पोटली के बारे में पूछती है तो उसका हस्बैंड उसे डांटता है और कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, उसे बस भरोसा रखना चाहिए। हन्ना अपने पापा यानी क्याई मुस्तफा का जिक्र करते हुए कहती है कि उन्होंने कभी किसी को बिना पूरी तैयारी के जिन्न विद्या करने की इजाजत नहीं दी। ये सुनकर जिलानी भड़क जाता है और कहता है कि हन्ना के पापा यहाँ नहीं हैं और वो स्कूल के बारे में सोचते भी नहीं हैं, इसलिए उनकी बात अब और न निकाली जाए। हन्ना मजबूती से कहती है कि भले ही उसके पापा अभी यहाँ नहीं हैं, पर यह स्कूल उन्हीं का है और वो बिना किसी शिर्क या मूर्ति पूजा के इसकी हिफाजत करेंगी। जिलानी जब मूर्ति पूजा की बात से इनकार करता है तो हन्ना ड्रॉर में रखी उस चीज की तरफ इशारा करके उससे सवाल करती है। हन्ना मानती है कि पहले उसने श्री या बाकी स्टूडेंट्स की बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब वो जिलानी से पूछती है कि वो आखिर ये सब क्या कर रहा है। इस पर जिलानी और भड़क जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जहरा वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी ब्रश कर रही थी। जहरा ब्रश करना रोकती है, लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन अभी भी ब्रश कर रहा था। जहरा घबराकर चेक करती है और इस बार उसका रिफ्लेक्शन सही मूवमेंट कर रहा था। अचानक बाथरूम में ईचा को देखकर वो डर जाती है। जहरा के बाथरूम से निकलने के बाद दिखाया जाता है कि वहां कोई था ही नहीं। जहरा रूम में वापस आकर ईचा को वहां देखकर हैरान होती है। जेंदिस बताती है कि ईचा तो पूरे टाइम रूम में ही थी। ये सुनकर जहरा की सांसें अटकने लगती हैं। जहरा अपने बेड पर जाकर बैठती है और देखती है कि ईचा अपने कपड़े ऊपर उठा रही है और उसे बुरी तरह ब्लीडिंग हो रही है। तभी जेंदिस जहरा को आवाज देती है। जहरा को परेशान देखकर ईचा पूछती है कि उसे क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में योलांडा बाहर बैठी स्मोक कर रही थी। ठीक तभी वो देखती है कि जहरा रूम से निकलकर जिलानी के रूम में जा रही है। अगले दिन योलांडा जहरा को वीडियो दिखाकर सीधा सवाल करती है, क्या जहरा को अक्सर जिलानी के रूम में भेजा जाता है? जहरा बुरी तरह डर जाती है तो योलांडा उसे हिम्मत देती है और सब कुछ खुलकर बताने को कहती है ताकि वो दोनों मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। योलांडा जब पुलिस बुलाने की बात करती है तो जहरा कहती है कि पुलिस उनकी बात नहीं मानेगी, बल्कि सोचेगी कि वो ये सब कहानी बना रही हैं। योलांडा जब उम्मी याना को प्रूफ दिखाने की बात करती है तो जहरा डरती है कि उम्मी उसका फोन छीन लेगी। योलांडा उसे समझाती है कि ये फोन छीनने से कहीं बड़ा खतरा है। आखिरकार योलांडा क्याई मुस्तफा को कॉल करने का फैसला करती है, क्योंकि इस मुसीबत से निकलने का वही एक रास्ता था। योलांडा अकेले जाने का फैसला करती है, लेकिन जहरा हिम्मत जुटाकर उसके साथ जाने का फैसला करती है। ऑफिस रूम में किसी को न देखकर योलांडा सीधा अंदर घुस जाती है और जहरा बाहर खड़ी होकर पहरा दे रही थी। ठीक तभी जहरा एक लड़की को देखकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। इधर योलांडा को वहां कुछ बहुत खतरनाक चीजें मिलती हैं और वह क्याई मुस्तफा को टेक्स्ट करके उस्ताद जिलानी की भटकी हुई रिलीजियस एक्टिविटीज के बारे में बताती है। ठीक तभी उम्मी याना वहां आ जाती है। योलांडा छुपकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उम्मी याना उसे पकड़ लेती है। योलांडा उसे फोन पर जिलानी के सारे काले कारनामों का प्रूफ दिखाना चाहती है। उम्मी याना योलांडा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो हॉस्टल के रूल्स और ओबीडियंस का हवाला देकर योलांडा को डांटने की कोशिश करती है। योलांडा तब सीधा सवाल करती है, जब जिलानी स्टूडेंट्स का सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है तो क्या तब भी उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी? योलांडा उम्मी से वीडियो प्रूफ देखने की बार बार रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही और उस्ताद जिलानी सच में कुछ बुरा कर रहे हैं। उम्मी याना उसकी एक नहीं सुनती और उसे स्ट्रिक्टली अपने रूम में वापस जाने का ऑर्डर देती है। याना के जाने के बाद जहरा योलांडा से माफी मांगती है क्योंकि वो पहरा नहीं दे पाई। जहरा बताती है कि उसने श्री को देखा है। योलांडा हैरान होती है क्योंकि सब जानते हैं कि श्री बहुत पहले ही हॉस्टल छोड़कर जा चुकी है। जहरा हॉस्टल से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहती है, लेकिन वो मानती है कि ये उसके लिए काफी मुश्किल है। योलांडा जवाब देती है कि ये मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि वो ज्यादा सोच रही है। जेंदिस उनकी ये सीक्रेट बातें सुन लेती है और बातें छुपाने की वजह से भड़क जाती है। योलांडा गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर ईचा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। याफी ईचा का हाथ जोर से पकड़कर उसे तकलीफ दे रहा था। ईचा दर्द से चिल्लाती है और उसे छोड़ने को कहती है। योलांडा वहां पहुंचकर ईचा को बचाने की कोशिश करती है। याफी ईचा को कहता है कि जो लड़की वर्जिन नहीं है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। योलांडा उसे वहां से भगा देती है, लेकिन ईचा उल्टा योलांडा पर ही गुस्सा हो जाती है। योलांडा ईचा को समझाने की कोशिश करती है कि याफी एक घटिया लड़का है, पर ईचा पलटकर टॉन्ट मारती है कि योलांडा की तरह वो अकेली नहीं है, बाहर कम से कम कोई एक इंसान तो है जो उसकी फिक्र करता है। दूसरी तरफ जिलानी जहरा को अपने पास बुलाता है। वो पूछता है कि योलांडा उस पर ब्लैक मैजिक सिखाने का इल्जाम क्यों लगा रही है।
जिलानी दावा करता है कि वो जो सिखा रहा है वो असल में खुद पर कंट्रोल रखने की एक जरूरी एजुकेशन है। जहरा डर कर उस्ताद की बातों में हाँ मिलाती है और अपनी गलती मान लेती है। जिलानी जहरा को धमकी देता है कि अगर जहरा की किसी दोस्त ने फिर कभी क्याई मुस्तफा या उम्मी याना से कंप्लेंट की तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जहरा को ब्लैकमेल कर रहा है ये कहकर कि जहरा कभी नहीं चाहेगी कि उसके दोस्तों को पता चले कि उस कमरे के अंदर उनके बीच असल में क्या हुआ था। जहरा शर्म के मारे वहां से भाग जाती है। ठीक तभी जहरा की टक्कर एक और लड़की से होती है। जहरा उस लड़की से माफी मांगती है पर वो लड़की बिना कुछ बोले सीधा जिलानी के रूम में चली जाती है। जहरा समझ जाती है कि ये लड़की भी जिलानी का शिकार बन चुकी है। वो कुछ करना चाहती है तभी ईचा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ईचा बताती है कि पहले वो राजी नहीं थी पर उस्ताद जिलानी के बार बार फोर्स करने पर आखिर में उसे झुकना ही पड़ा। ईचा को अब समझ आ रहा है कि वो गलत थी। उसे लगा था कि उस्ताद सिर्फ उसे स्पेशल केयर दे रहे हैं पर असल में वो हर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। जहरा उसे समझाती है कि ये कोई प्यार नहीं है बल्कि उस्ताद उनकी बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। ईचा बहुत ज्यादा डर गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। ईचा कहती है कि उसने जेंदिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि जेंदिस पहले से ही काफी टेंशन में रहती है। ये सब सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड याफी को सब बताया था। जहरा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि उन सबको एक होकर इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना होगा। उनकी ये बातें योलेंडा सोने का नाटक करते हुए सुन रही थी और जेलानी पर उसका गुस्सा उबल रहा था। तभी जेंदिस वहां आ जाती है और वो लोग सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हैं। जेंदिस बताती है कि उसका पेट खराब है पर जहरा को डाउट होता है कि वो छुपकर डाइट पिल्स खा रही है। जेंदिस झूठ बोलकर बात को दबाने की कोशिश करती है। वो उनके रोने की वजह पूछती है पर वो लोग बात टाल देते हैं। आधी रात को जब जहरा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि ईचा बेड पर नहीं है। इधर ईचा वॉशरूम गई हुई थी। अचानक वहां जिलानी के उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई देती है और ईचा का कोरिन जिन्न उसके सामने आ जाता है। वो भागने की कोशिश करती है पर दरवाजा बंद हो जाता है। इधर जेंदिस का कोरिन योलेंडा का चाकू उठा लेता है। दूसरी तरफ जहरा ईचा को ढूंढने के लिए बाथरूम में आती है। ठीक तभी जेलानी उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वहां पहुंचता है। जेलानी को देखकर जहरा छुप जाती है। जेलानी सीधा उस कमरे में चला जाता है जहां ईचा थी। जहरा दरवाजे के छेद से झांक कर देखती है कि जेलानी ईचा के कपड़े उतार रहा है और कह रहा है कि इस तरह सब उसके कब्जे में रहेंगे। फिर जेलानी उसे गले लगा लेता है। जहरा के लिए इससे ज्यादा देखना अब मुमकिन नहीं था। इधर बाहर रोने की आवाज सुनकर योलेंडा की नींद खुल जाती है और उसे अपनी चाकू भी नहीं मिलती। खैर वो बाहर जाती है और देखती है कि जेंदिस अपनी मरी हुई बिल्ली को लेकर रो रही है। जेंदिस वहां पड़ी योलेंडा की चाकू उठाती है और उसकी तरफ लपकती है। जेंदिस योलेंडा पर इल्जाम लगाती है कि उसी ने उसकी गिजी को मारा है। योलेंडा कसम खाकर इनकार करती है पर जेंदिस खून से सनी चाकू दिखाकर उसे कातिल ठहराती है। जहरा योलेंडा का साइड लेती है और उसे निर्दोष बताते हुए जेंदिस को शांत करने की कोशिश करती है। जेंदिस जहरा पर भड़क जाती है क्योंकि जहरा अपनी पुरानी दोस्त की जगह उस नई लड़की का साथ दे रही है। ठीक तभी ईचा पजेस्ट हालत में वहां आती है और अजीब तरीके से खुद से बातें करने लगती है। सीन यहां से कट होकर अगली सुबह पर चला जाता है जहां जिलानी ने ब्लैक मैजिक के जरिए सबको घुटनों पर ला दिया है और जमीन पर पड़े रहने का ऑर्डर देता है। ईचा जिलानी से कहती है कि वह सर नहीं झुकाएगी क्योंकि जिलानी भी उसी जहन्नुम से आया है। जिलानी दावा करता है कि उसने ही बुरी ताकतों को जहन्नुम से निकाला है, इसलिए शैतान और उसके चेले उसके वफादार रहने पर मजबूर हैं। उम्मी याना आकर जिलानी से ये जुल्म बंद करने को कहती है और स्टूडेंट्स को अपने रूम्स में वापस जाने देने को कहती है पर जिलानी सख्ती से कह देता है कि ये सब उसके फॉलोअर्स हैं और ये उसका पर्सनल मैटर है। याना ज्यादा बहस न करते हुए उम्मी हाना को ढूंढने जाती है। हाना न मिलने पर याना क्याई मुस्तफा को फोन लगाने की कोशिश करती है पर फोन स्विच ऑफ मिलता है। इसके बाद सीन रात का दिखाया जाता है जहां जिलानी ने हाना को श्री के साथ एक ही कमरे में बांध रखा था। हाना श्री से माफी मांगती है। दरवाजे के बाहर से जिलानी हाना पर अपना बरसों का गुस्सा निकालता है। वह कहता है कि हाना के बाप ने कभी उसे अहमियत नहीं दी, उसे हमेशा नीचा दिखाया और कभी भरोसा नहीं किया। इसी इग्नोर होने की वजह से उसने शैतान को अपने बस में करने का रास्ता चुना। उधर उम्मी याना मस्जिद में बैठकर अल्लाह से मदद की दुआ कर रही थी। तभी उसे वहां क्याई मुस्तफा दिखते हैं। इधर जिलानी हाना से कह रहा है कि जल्द ही सब खत्म हो जाएगा और हर कोई उसके आगे झुकेगा। फिर जिलानी मलिक को ऑर्डर देता है कि क्याई मुस्तफा की बॉडी निकालकर अभी दफना दी जाए। हाना दरवाजे की दरार से अपने बाप की लाश देख लेती है। इधर ईचा को शांत देखकर जहरा को थोड़ा सुकून मिलता है। जेंदिस अभी भी अपनी बिल्ली के लिए विलाप कर रही है। जहरा उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि योलेंडा ने बिल्ली को नहीं मारा और ये उनमें से किसी का काम नहीं है। जेंदिस अपना दर्द बयान करती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, सब उसे इग्नोर करते हैं और उसके लुक्स का मजाक उड़ाते हैं। योलेंडा अपनी लाइफ का एक तकलीफ देह हादसा शेयर करती है। वह बताती है कि जब उसका बॉयफ्रेंड मरा तब वह खुद भी मरने की कगार पर थी। योलेंडा खुलासा करती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में अपने बॉयफ्रेंड को पहाड़ी से धक्का
धक्का दे दिया था। जब सबने उसे कातिल कहा तो गिल्ट में आकर उसने ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। योलेंडा जीजी की मौत पर अफसोस जताते हुए कसम खाकर कहती है कि उसने बिल्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जेंदिस को शक होता है कि योलेंडा सच बोल रही है या बस बहाने बना रही है। ज़हरा उसे रोकने की कोशिश करती है। योलेंडा इमोशनल होकर कहती है कि अगर उसमें मारने की हिम्मत होती तो वह खुद को ही मार लेती। इस पर जेंदिस बड़ी बेरहमी से कहती है तो जाकर वही करो। ज़हरा जेंदिस और योलेंडा का झगड़ा रुकवाती है और उन्हें हौसला रखने को कहती है। तभी ईचा फिर से अजीब हरकतें और पागलपन शुरू कर देती हैं। योलेंडा और जेंदिस उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। वे तीनों मिलकर किसी तरह ईचा के हाथ पैर बांध देते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बात अब हाथ से निकल चुकी है। ज़हरा और योलेंडा उम्मी याना को ढूंढने निकलती हैं और जेंदिस को ईचा पर पहरा देने के लिए कहती हैं। ऑफिस रूम के सामने पहुंचकर ज़हरा को दो लड़कियां दिखती हैं। ज़हरा उन्हें अपनी दोस्त समझकर मदद मांगती है, पर थोड़ी देर बाद ही उसे समझ आता है कि वे दोस्त नहीं बल्कि कोरीन जिन्न हैं। वे कोरीन जिन्न उन दोनों पर हमला कर देते हैं। तभी मिस याना ज़हरा को बचाने आ पहुंचती हैं। दूसरी तरफ जेंदिस अपनी टॉर्च लाइट उठाकर देखती है कि ईचा अपने बेड पर नहीं है। अचानक उसके पीछे ईचा आ जाती है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जिसे देखकर डर के मारे जेंदिस बेहोश हो जाती है। इधर योलेंडा किसी तरह भागकर ऑफिस रूम में घुसती है और उस जिन्न वाली बुक ढूंढकर कोरीन जिन्न से बचने वाली दुआ का पेज फाड़ लेती है। ठीक तभी उसे जिलानी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई देती है। जिलानी मंत्र के जरिए ईचा को वहां बुलाता है और फिर वह ईचा का कत्ल करके उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। योलेंडा ईचा की लाश देखकर रो रही थी। तभी उसका कोरीन जिन्न वहां आ जाता है और योलेंडा पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ उम्मी याना ज़हरा को होश में लाती है। ज़हरा इन सब के लिए खुद को कसूरवार मानती है। ज़हरा बताती है कि जिलानी ने उसके और ईचा के साथ साथ और भी कई स्टूडेंट्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। वह डर के मारे चुप थी क्योंकि उसे लगा कि कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। इधर जब जेंदिस को होश आता है तो वह बाहर आकर देखती है कि डॉर्मेट्री की सारी लड़कियां पजेस्ड हो चुकी हैं। वह बाहर आकर देखती है कि बिल्कुल उसकी जैसी दिखने वाली कोई उसकी प्यारी बिल्ली की बॉडी को नोच नोच कर खा रही है। इधर मिस याना और ज़हरा डॉर्मेट्री में आकर सबको संभालने की कोशिश करते हैं। ज़हरा अपने रूम में ईचा और जेंदिस को न पाकर बाहर निकल आती है। वहां उसे जेंदिस मिल तो जाती है पर वह अब भी पूरी तरह होश में नहीं थी। ज़हरा मदद के लिए याना को पुकारती है। इधर योलेंडा का कोरीन उसे लगातार जख्मी कर रहा था। तभी मिस याना वहां पहुंचकर उसे उस जिन्न के कब्जे से बचा लेती हैं। याना ईचा की डेड बॉडी और बाकी सबको लेकर मस्जिद में पनाह लेती हैं। अचानक हवा का एक तेज झोंका मस्जिद के दरवाजे को जोर से खोल देता है। मिस याना दरवाजा बंद करके सबको वार्निंग देती है कि जब तक अगला ऑर्डर न मिले कोई भी मस्जिद एरिया से बाहर नहीं जाएगा। ईचा की बॉडी से खून बहता देख जेंदिस ज़हरा से ईचा की डेड बॉडी साफ करने में मदद मांगती है, लेकिन ज़हरा डर और ट्रॉमा से बुरी तरह रोने लगती है और कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी। ज़हरा वॉशरूम जाती है। वहां मिरर में उसे जिलानी के उसके साथ किए गए सेक्सुअल अब्यूज का सीन दिखाई देता है। ज़हरा मिरर को तोड़ देती है। ठीक तभी वहां जिलानी का कोरीन आ जाता है। ज़हरा कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा हाथ में लेकर जिलानी को दूर रहने को कहती है और पास आने पर जान से मारने की धमकी देती है। ज़हरा कहती है कि उसे अब किसी एग्जाम में फर्स्ट नहीं आना, उसे बस इस जगह से आजादी चाहिए। जिलानी ज़हरा को मेंटली तोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ज़हरा अब पवित्र नहीं रही, इसलिए बाहर की सोसाइटी या उसकी माँ उसे अब कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो ज़हरा को डर छोड़कर उसके पास आने को कहता है। जवाब में ज़हरा धमकी देती है कि अगर जिलानी पास आया तो वो सुसाइड कर लेगी। तब जिलानी का कोरीन गायब हो जाता है। इसके बाद योलेंडा आती है तो ज़हरा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि उस पे दाग लग चुका है और अब कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस्ताद की उस घटिया हरकत की यादें वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। योलेंडा ज़हरा को हिम्मत देती है। वो याद दिलाती है कि ईचा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्हें जिलानी के खिलाफ लड़ना होगा। वो कहती है कि उम्मी याना, जेंदिस और अल्लाह उनके साथ हैं। वो जल्दी से वहां से भागने का फैसला करते हैं। सीन कट होकर जिलानी के शैतानी रिचुअल पर आता है। जिलानी अनाउंस करता है कि अब से वो अल्लाह की नहीं बल्कि कोरीन जिन्न की पूजा करेगा। वो अपनी डार्क पूजा को कबूल करने के लिए शैतान को बुलाता है। ठीक तभी मस्जिद में एक एक करके सबके कोरीन आ जाते हैं। याना जेंदिस को शांत करती है और बाकियों को होली वाटर से मुंह पोंछने का ऑर्डर देती है। इधर योलेंडा और ज़हरा जिलानी के अड्डे के पास आते हैं, जहां वो देखते हैं कि मलिक क्याई मुस्तफा की डेड बॉडी को दफन करने के लिए ले जा रहा है। तभी मदद की चीख सुनकर वो अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि उम्मी हना को एक रूम में बंद करके रखा गया है। रूम का दरवाजा खोलते ही ज़हरा को वहां श्री भी मिल जाती है। श्री अपने कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए वो उन पर कूद पड़ती है।
तब योलेंडा वो पेज निकालकर होली कुरान की सूरह अल जिन्न की एक आयत पढ़ती है। आखिरकार श्री शांत होती है, लेकिन जिलानी को उनके वहां होने का पता चल जाता है। योलेंडा और जहारा उन्हें लेकर भागते वक्त मलिक के आमने सामने आ जाते हैं। श्री मलिक से कहती है कि वो असल में एक अच्छा इंसान है। मलिक उन्हें छोड़ देता है और वो मस्जिद में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिलानी घर से बाहर निकलकर देखता है कि मलिक उसे मारने के लिए वेट कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि मलिक कुछ कर पाता, जिलानी ब्लैक मैजिक के जोर से मलिक को मार देता है। इधर उम्मी याना सबको एक दूसरे की मदद करके जल्दी से मस्जिद एरिया छोड़कर निकलने को कहती है, लेकिन मस्जिद से बाहर कदम रखते ही उनका रास्ता जिलानी का कौरीन रोक लेता है। तब उम्मी याना आगे आकर कहती है कि वो शैतान से नहीं डरते और अल्लाह उनके साथ है। वो सब जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। उम्मी याना अपनी तस्बीह लेकर अल्लाह से मदद मांगने लगती है। तभी वहां क्याई मुस्तफा का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिसने जिलानी के कौरीन को चारों तरफ से घेर लिया था। उम्मी याना सबको यहां से भाग जाने का ऑर्डर देती है। उम्मी याना और क्याई मुस्तफा के जिक्र की ताकत से जिलानी का कौरीन जिन्न तबाह हो जाता है। ठीक तभी असली जिलानी आकर याना के हाथ से तस्बीह गिरा देता है और उसे नाइफ से स्टैब कर देता है। इसके बाद जिलानी अपना इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेकर फिर से बजाना शुरू कर देता है। इससे भागती हुई सभी स्टूडेंट्स के कौरीन जिन्न उन्हीं पर हमला कर देते हैं। इसके बाद जिलानी जब यहाँ आता है तो उम्मी हना हिम्मत करके जिलानी के सामने जाती है और उसके गले में रस्सी लपेटकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जिलानी उल्टा उसी का गला दबा देता है। ठीक तभी योलेंडा वो पेज निकालकर होली कुरान की सूरह अल जिन्न की आयतें फिर से पढ़ने लगती हैं। इससे उसका कौरीन जिन्न कमजोर पड़ जाता है और योलेंडा आजाद होकर उम्मी हना को जिलानी के हाथ से बचाती है। योलेंडा अपना नाइफ निकालकर जिलानी को रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जहरा उस पेज को देखकर वही आयत पढ़ना शुरू कर देती है। इधर योलेंडा जिलानी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जिलानी योलेंडा का नाइफ उसी के पेट में घुसा देता है। तब जहरा आजाद होकर एक नाइफ जिलानी के गले में स्टैब कर देती है। जिलानी फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो जहरा चिल्लाकर कहती है कि अब वो किसी से नहीं डरती और उसे ब्रिज से नदी में फेंक देती है। जहरा योलेंडा के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। मरने से पहले योलेंडा जहरा को बताती है कि जहरा अब आजाद है और वो जीत चुकी है। जहरा उसे एक अच्छी दोस्त बनने के लिए थैंक्स बोलती है। योलेंडा मर जाती है। जहरा फूट फूट कर रोने लगती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स अपने ऊपर किए गए ब्लैक मैजिक का सामान जला रही हैं। जेंदिस वहां योलेंडा, श्री और ईचा के कौरीन जिन्न देखती हैं और जहरा भी धीरे धीरे एक खौफनाक रूप लेने लगती है। मूवी के एंड में एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज दिया जाता है। इसमें कहा गया है, अगर आप या आपका कोई जानने वाला सेक्सुअल वायलेंस का शिकार है तो प्लीज वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज या प्रॉपर अथॉरिटीज की मदद जरूर लें।